नमस्कार, आदाब। मैं शरी आसिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। पश्चिम बंगाल के मथुरापुरा में पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस पर साधा निशाना, कहा एनडी जमात बंगाल को पीछे ले जा रही है, टीएमसी बौखला गई है। शशि थरूर का बड़ा ऐलान, कहा केंद्र में सरकार बनते यूएपीए में करेंगे संशोधन। प्रियंका गांधी बोली, मोदी सरकार की नीतियों के चलते 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी। नवीन पटनायक के उत्तराधिकारी ने की ओडिशा में जीत के पिछवाड़े, का 9 जून को भूमिपुत्र बनेंगे सीएम। दिल्ली में शर्जील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत। केजरीवाल को 2 जून को करना होगा सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया बीजेपी आएंगी कितनी सीटें। रफा में इजराइल का खूनी खेल, टेंट कैंप पर बमबारी में महिलाओं समेत 21 की मौत। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए धुआंधार प्रचार जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के मथुरापुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री के निशाने पर टीएमसी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रही। उन्होंने कहा है कि टीएमसी पूरी तरह बौखलाई हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि 2024 का ये लोकसभा चुनाव कई महीनों में अलग है, अद्भुत है। ये चुनाव खुद आगे बढ़कर देश की जनता लड़ रही है, क्योंकि उसी जनता ने 10 साल की विकास यात्रा भी देखी और 60 सालों की दुर्गति भी देखी है। क्या क्या बोलते हैं। बंगाल के प्रति नफरत से भरी हुई टीएमसी के पास एक ही हथियार बचा है, एक ही हथियार बचा है, एटा होते देवो ना। एक ही हथियार, एटा होते देवो ना। विकास के जो काम मोदी करता है, टीएमसी कहती है एटा होते देवो ना। एटा एटा जरा जोर से बोलिए, एटा। हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन बनाई। टीएमसी कहती है एटा एटा होते देवो ना। एटा होते देवो ना। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने आज बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार बनने पर गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम में संशोधन करेंगे। शशि थरूर ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही यूएपीए कानून में संशोधन किया जाएगा। बिना अपराध की जनता को जेल के अंदर भेजा जाता है, जिससे लोगों को समय पर न्याय नहीं मिलता है। दूसरी तरफ भीमराव अम्बेडकर के संविधान को खतरे में डाला जा रहा है। थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि 4 जून को विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार बनने वाली है, क्योंकि लोग बदलाव के मूड में हैं। शशि थरूर ने कहा है कि पीएम मोदी ने 2014 में देश की जनता से कई वादे किए थे, लेकिन आज तक एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। प्रधानमंत्री ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन आज देश में बेरोजगारी चरम पर है। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन आज किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। उन्होंने आगे कहा है कि देश में महंगाई चरम पर है, लेकिन पीएम मोदी मुद्दों की बात नहीं करते हैं। वो देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। शशि थरूर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी देश के भविष्य की बात करें, देश के युवाओं को नौकरी दें और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करें। उन्होंने कहा है कि पीएम को 10 साल के शासन का रिपोर्ट कार्ड जनता को देना चाहिए। उन्होंने जनता की भलाई के लिए क्या किया है, इसका जवाब भी प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहिए। थरूर ने देश की जनता से मतदान में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा है कि ईवीएम के नाम पर डरे नहीं, बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट जरूर करें। यूपी के देवरिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि 5वें चरण में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 310 सीटें पार कर गए हैं। सरकार बनाने का काम 5वें चरण में पूरा हो गया है, लेकिन आपका काम अभी अधूरा है। 7वां चरण पीएम मोदी के लिए 400 पार करवाने का चरण है। 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी, इसलिए हम हार गए। सरकार बनाने का काम 5वें चरण में पूरा हुआ है, मगर देवरिया वालों, आपका काम पूरा नहीं हुआ। 6ठा और 7वां चरण
मोदी जी को 400 पार कराने का चरण है। मैं अभी से कह देता हूं, देवरिया वालों, 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी, इसलिए हम चुनाव हार गए। अरे राहुल बाबा, ये नाचना ना आए, आंगन टेढ़ा, ऐसी बात है भाई, ऐसी बात है। और 4 तारीख को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज हिमाचल प्रदेश के कुल्लू स्थित ढालपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा व मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा है कि जनता देश और लोकतंत्र में सर्वोपरि है। उन्होंने कहा है कि पार्टी की सहायता के लिए विक्रमादित्य पीछे नहीं हटे और अब सांसद बनकर जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। और मोदी जी के पूरे कार्यकाल में रोजगार बनने का काम लगभग ठप हो गया। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में आज है। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। 70 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। चाहे आप जितनी भी मेहनत से पढ़ाएं लिखाएं, शिक्षित करें, फिर भी बेरोजगारी पूरे देश भर में फैली हुई है। इसको दूर करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो आज नीतियां भाजपा की सरकार बना रही है और जिस तरह से देश को चला रही है, उसे बदला जाए। क्योंकि भाजपा की जो नीतियां हैं, उन्होंने छोटे बिजनेस, छोटे कारोबारों को बहुत ही नुकसान दिया है। पहले नोटबंदी लाए, उसके बाद जीएसटी लाए, और आप खुद जानते हैं कि ये जो पर्यटन का भी आपका काम है, वो जीएसटी से कितना इसका नुकसान हुआ है, कितनी दिक्कत हुई है। कोविड के समय वहीं आज ओडिशा के 5T चेयरमैन और बीजेडी नेता वीके पांडेयन ने भविष्यवाणी कर दी है कि ओडिशा में उनकी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के उत्तराधिकारी के तौर पर देखे जाने वाले पांडेयन ने कहा है कि केंद्र सरकार यहां कोयले और अन्य खनिजों से होने वाले मुनाफे के जरिए 60,000 करोड़ रुपए लेकर जाती है, लेकिन बदले में यहां 5,000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। उनका कहना है कि ओडिशा को खनिज से होने वाले मुनाफे के बदले में प्रदूषण भी दिया जाता है। पांडेयन ने मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात अधिकारियों पर चुनाव आयोग के एक्शन को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा है कि यह दुर्भाग्य की बात है कि चुनाव आयोग ने सीएमओ में काम करने वाले कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। मैं कहना चाहता हूं कि वो दोनों अधिकारी राज्य के सबसे बेहतरीन उत्कृष्ट अधिकारी हैं। उन दोनों ने अपनी जान जोखिम में डालकर ओडिशा में नक्सलवाद को काबू करने में बड़ी भूमिका निभाई है। वीके पांडेयन ने कहा है कि मुझे लगता है कि उन अधिकारियों को उनकी प्रतिबद्धता, समर्पण और बलिदान के बदले में देश के सर्वोच्च अधिकारियों के जरिए सम्मानित किया गया है। ये बेहद ही दुर्भाग्य की बात है। ये बीजेपी की योजना के मुताबिक है, जो बीजेडी के हाथों मिलने वाली हार को पचा नहीं सकती है। वो नवीन बाबू की लोकप्रियता और ओडिशा के लोगों पर उनके प्रभाव के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती है। चुनाव में हस्तक्षेप करने पर अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। इसके नतीजों का ऐलान 4 जून को ही होगा और नए मुख्यमंत्री 9 जून को शपथ लेंगे। इस बारे में बात करते हुए बीजेडी नेता ने कहा है कि मुझे लगता है कि 9 जून को भूमिपुत्र सत्ता संभालेंगे वो शख्स जो न सिर्फ उड़िया बोलता है बल्कि ओडिशा के लोगों के दिलों में रहता है। वो मुख्यमंत्री बनेगा। 9 जून को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच धरतीपुत्र मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। मयूरभंज में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि ओडिशा ने बीजेडी के 25 सालों के शासन पर पूर्ण विराम लगाने का फैसला किया है। मैं यहाँ आपको शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने आया हूँ। ओडिशार मुख्यमंत्री ओडिया हबे, ओडिशार मुख्यमंत्री ओडिया हबे, ओडिशार मुख्यमंत्री ओडिशा कह रहा है द्विथर पदम द्विगुण विकास। ओडिशा के कोने कोने में एक ही बात सुनाई दे रही है
ओडिशा लोको चाहती, ओडिशा लोको चाहती, मोदी गारंटी। भाइयों और बहनों, मयूरभंज की ये धरती नारी सशक्तिकरण की धरती है। हैदराबाद से उम्मीदवार और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हम PDM का हिस्सा हैं और जहां जहां PDM के उम्मीदवार हैं वहां हम उनके लिए अपील कर रहे हैं। पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव को सिर्फ मुसलमान बना दिया है। ये उनकी एक रणनीति है। ये मुसलमानों का डर, नफरत दिखाकर अपनी नाकामियों को छिपाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में हम PDM का हिस्सा हैं और आज बनारस में, वाराणसी में गौतम यादव साहब हमारे कैंडिडेट हैं और फिर मिर्जापुर भी हम गए थे तो अच्छा रिस्पांस है। और हम जहां जहां PDM के कैंडिडेट्स अपील कर रहे हैं कि लिफाफे के निशान पर वोट दीजिए, तो देखते हैं अभी क्या होता है। आपको क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि माइनॉरिटीज को पूरा खत्म करने का काम जो है वो कांग्रेस ने किया, रिजर्वेशन को पूरी तरीके से, जिस तरीके से दलितों, देखिए जितना चुनाव चल रहा है ना, फर्स्ट फेज के बाद 7वें चरण तक प्रधानमंत्री ने सिर्फ इलेक्शन को मुसलमान बना के रख दिया। प्रधानमंत्री देश को बता रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान ही वोट देता, कोई हिंदू नहीं देता, कोई बैकवर्ड क्लास नहीं देता, कोई दलित नहीं देता, कोई पिछड़ा नहीं देता। तो ये इनकी एक पूरी एक स्ट्रेटजी है कि मुसलमानों की नफरत, मुसलमानों का डर दिखाकर और वो अपने नाकामियों को कवर करना चाहते हैं। रोजगार नहीं दिया युवाओं को, महंगाई आसमान को छू रही है, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होता है। दिल्ली की आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की अंतिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने इस याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि कोर्ट ने 17 मई को केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने की छूट दी थी, इसलिए आवेदन पर सुनवाई नहीं हो सकती है। ईडी द्वारा दायर चार्जशीट के मुताबिक जांच एजेंसी ने आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में मुख्य आरोपी बनाया है। इस पर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 जून को रखी है। ईडी का कहना है कि केजरीवाल ही दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले के सरगना है। उन्होंने ही मुख्य रूप से घोटाले की रूपरेखा तैयार की है। घोटाले के पैसे का इस्तेमाल उन्होंने चुनाव में भी किया है। वकील विनोद चौहान पर जांच एजेंसी ईडी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने कथित तौर पर गोवा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को रिश्वत पहुंचाने में मदद की थी। उनके पास 1 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद हुई थी। जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि विनोद चौहान को ये अच्छी तरह से मालूम था कि जो पैसा वो चुनाव के लिए पहुंचा रहे हैं वो पैसा शराब घोटाले का है। उन्होंने हवाले के जरिए पैसों को गोवा में ठिकाने लगाया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्र एक्टिविस्ट शर्जील इमाम को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने आज जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए जाने से जुड़े राष्ट्रद्रोह और UAPA के मामले में जमानत दे दी है। हालांकि अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा। शर्जील इमाम के खिलाफ दिल्ली दंगा मामले में केस दर्ज है। उन्हें इस केस में जमानत नहीं मिली है, ऐसे में उन्हें जेल में ही रहना होगा। शर्जील इमाम ने मामले में अधिकतम 7 साल की सजा में से आधी सजा काट लेने के आधार पर जमानत मांगी थी। इमाम की ओर से अधिवक्ता तालिम मुस्तफा और अहमद इब्राहिम ने पैरवी की है। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से SPP रजत नायर पेश हुए। मुस्तफा ने कहा है कि इमाम पहले ही अधिकतम 7 साल की सजा में से 4 साल और 7 महीने की सजा काट चुके हैं। गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम की धारा 13 यानी गैर कानूनी गतिविधियों के लिए सजा के तहत अगर कोई दोषी ठहराया जाता है तो उसे अधिकतम 7 साल की सजा मिलती है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक शर्जील इमाम ने कथित तौर पर 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भाषण दिए, जहां उन्होंने असम और शेष पूर्वोत्तर को देश से काटने की धमकी दी। इसी आरोप के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामला दर्ज किया। शुरुआत में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था और बाद में UAPA की धारा 13 लगाई गई। वो इस मामले में 28 फरवरी 2020 से हिरासत में है। हीट वेव की वजह से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। इसकी वजह यह है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार जैसे उत्तर भारत के राज्यों में ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सुबह से ही लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। लोगों को गर्मी के साथ हीट वेव से भी 2-4 होना पड़ रहा है। हीट वेव की वजह से परेशानी इतनी बढ़ गई है कि अब अलग अलग राज्यों की सरकारों ने भी एडवाइजरी या कहीं के निर्देश जारी कर दिया है। बारिश
की भी संभावना बन रही है नॉर्थ इंडिया में? देखिए, ज्यादातर इसका जो प्रभाव रहेगा आने वाले 2-3 दिनों में वो वेस्टर्न हिमालय रीजन ही है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में अभी भी थोड़ा बहुत रेनफॉल हो रहा है। उसका कारण ये भी है कि बे ऑफ बंगाल से भी हवाएं आ रही हैं, तो उसके कारण भी हो रही है और WD का इम्पैक्ट रहेगा। इसके बाद पंजाब, हरियाणा में कहीं ना कहीं छोटा मोटा लाइट रेनफॉल, आइसोलेटेड टाइप रेनफॉल होने का अनुमान है। सर, एक सवाल मानसून को लेकर के कि मानसून की क्या स्थिति है, कब तक अप्रोच करने वाला? देखिए, अभी क्या है कि एक मानसून का जो सिनॉप्टिक फीचर है, एक शेयर जोन टाइप पैटर्न होता है, लो प्रेशर टाइप जोन, वो 4.5 और 5.8 पे है, वो एक फेवरेबल कंडीशंस होती हैं और बाकी भी मानसून की कंडीशंस है वो फेवरेबल हो रही हैं। तो हमारा अनुमान यही है आने वाले 24 घंटे में जो मानसून है वो केरला पे ऑनसेट हो सकता है। लोकसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 4 जून को परिणाम वाले दिन भारतीय जनता पार्टी नीति NDA 400 सीटों का आंकड़ा पार करेगी। उत्तर प्रदेश के सीएम ने कहा है कि आज 400 पार आम आदमी के लिए मंत्र बन गया है। हर जगह आप सुन सकते हैं, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। यह अचानक नहीं हुआ है, बल्कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में देश में हर क्षेत्र में हुए बदलाव की वजह से हुआ है। 4 जून को बीजेपी NDA 400 पार के लक्ष्य को पूरा करेगी। यह देश के आम जन का मंत्र बन गया। हर ओर, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां कहीं भी आप जाएंगे तो आपको एक ही नारा सुनाई देगा, एक ही स्वर आपको सुनाई देगा। आम जनमानस के मन में एक ही संकल्प दिखाई देगा और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। ये केवल अचानक नहीं है। 10 वर्ष के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है हर एक क्षेत्र में, चाहे दुनिया के अंदर भारत के सम्मान की बात हो, भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ करने का कार्य हो। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार अपने आखिरी दौर में है। यहाँ 1 जून को 7वें चरण के मतदान होने में है। इस बार गाजीपुर में मुकाबला समाजवादी पार्टी के नेता अफजल अंसारी और बीजेपी के पारसनाथ राय के बीच होने वाला है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यहाँ पहली बार चुनाव हो रहे हैं। हालांकि इस बीच मुख्तार से ज्यादा चर्चा अफजल अंसारी की बेटी नूरिया अंसारी को लेकर हो रही है। तो जब ये सरकार सबका साथ नहीं दे सकती तो क्या इस सरकार को सत्ता में रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए ना। तो उसको कैसे हटाएंगे सत्ता से, बताइए तनी आप लोग। वोट से ना। तो बस 1 जून को हम सबको साइकिल का बटन दबाना है। इंडिया गठबंधन के बारे में पता है आप लोग को? पता है ना? चलिए, अच्छी बात है, बड़े जागरूक लोग हैं। मोदी जी के बड़े बुरा सपना आता होगा, उनकी देश की जनता जागरूक हो गई है। वो तो चाहते रहे कि सब अशिक्षित रहे, सब अंधकार में रहे, ताकि उनके कोई कभी जाके सवाल ना उठा ले, उनके कभी ना बोले कि आप ये गलत कर रहे हैं। जो बोल देगा उसको उठा के जेल में भेज देंगे। दिल्ली में केजरीवाल देख लीजिए, झारखंड में हेमंत सोरेन देख लीजिए, अपने गाजीपुर में अफजल अंसारी को देख लीजिए। यूपी स्थित गोंडा में कैसरगंज लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और बृजभूषण शरण सिंह के बेटे काफिले का जौहरपुर में एक्सीडेंट हो गया। इसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कुछ लोग घायल हुए जिनका इलाज चल रहा है। इस बीच जिस फॉर्च्यूनर से एक्सीडेंट हुआ है उसकी डिटेल्स सामने आ गई हैं। ये गाड़ी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पंजीकृत है। आज दिनांक 29/5/2024 को समय लगभग 9 बजे थाना कर्नलगंज को सूचना मिली कि हुजूरपुर रोड पर क्रॉसिंग के पास एक फॉर्च्यूनर और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया। मोटरसाइकिल सवार रेहान और शहजाद नाम के 2 व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस मौके पर तत्काल पहुंच के दोनों को CSC कर्नलगंज में एडमिट कराया गया, जहां पे दोनों की मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा चुकी है, पोस्टमार्टम के लिए उनको भेज दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से ARJD उम्मीदवार मीसा भारती ने निशाना साधते हुए कहा है कि इस देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और मुद्दे की बात नहीं करते हैं। इस देश का मुद्दा क्या है? इस देश का मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई है। पीएम का एक पसंदीदा विषय है विपक्ष के नेताओं को डराना धमकाना, अपने दल में शामिल करना और जो उनके दल में शामिल नहीं होते उन्हें जेल भेजना है। इस देश के प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं
और मुद्दों की बात नहीं करते हैं। इस देश का मुद्दा क्या है? इस देश का मुद्दा बेरोजगारी है और महंगाई है। इस पे प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बात करते हैं? प्रधानमंत्री का एक पसंदीदा सब्जेक्ट है विपक्ष के नेताओं को डराना, धमकाना, अपने दल में शामिल करना, और जो उनके दल में शामिल नहीं होते हैं उनको जेल भेजना। प्रधानमंत्री जी कभी भी किसी को भी जेल भेज सकते हैं, लेकिन उस जेल भेजने से देश के युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख और हाजीपुर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार चिराग पासवान ने एक बार फिर इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन के पास ना कोई नेता और ना कोई नीति है, इनकी प्राथमिकता सिर्फ मोदी को हराना है। चिराग पासवान ने कहा है कि सिर्फ मोदी को हराना आपकी रणनीति नहीं हो सकती है, मोदी को हराना देश के विकास की रणनीति नहीं हो सकती है। आपके पास अपना विजन क्या है कि जनता आपके साथ जुड़े? एक व्यक्ति को हराने के लिए आपने पूरी ताकत आपने झोंक दी, अपनी नीतियों से, अपने सिद्धांतों से आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिए, समझौते कर लिए। ऐसे धुर विरोधी एक साथ आ गए सिर्फ एक व्यक्ति को हटाने के लिए। ऐसे में मुझे बताइए देश की जनता क्यों आपका साथ देगी? आपकी नीति क्या है? यहाँ तो प्रधानमंत्री जी हम लोग सब गिना रहे हैं ना कि भाई हम लोगों ने उज्ज्वला दिया, हम लोगों ने आयुष्मान दिया, हम लोगों ने 5 किलो अनाज दिया, हम लोगों ने शौचालय बनवा कर दिया, हम लोगों ने किसान सम्मान निधि दी। हम तो सारी बातें गिना रहे हैं। हम तो ये भी बता रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आपकी रणनीति क्या है? आपके पास से मोदी को हटाने के अलावा तो कोई रणनीति नहीं है। तो ऐसे में जनता क्यों आपका साथ? बिहार में अलग अलग जगहों के स्कूलों में कई छात्रों के बेहोश होने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार में कोई सरकार और लोकतंत्र नहीं है, बल्कि केवल नौकरशाही है। सेम इतने कमजोर हैं कि स्कूल के समय को लेकर भी कोई उनकी बात नहीं सुनता है। तापमान 47 डिग्री है, लू चल रही है और कम से कम छोटे बच्चों को तो थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। बिहार में लोकतंत्र नहीं रह गया, सरकार नहीं रह गई, केवल ब्यूरोक्रेसी रह गई है। अफसरशाही चरम सीमा पर है, अफसरशाही चरम सीमा पर है। और आप तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री की बात भी स्कूल की टाइमिंग को लेकर के नहीं सुनी जाती है। तो आप समझ जाइए कि क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री इतने कमजोर क्यों होंगे? तो 47 डिग्री है, लू है। इस हिसाब से जो छोटे बच्चे हैं कम से कम उनके रिलैक्सेशन का ध्यान जो है लोगों को देना चाहिए। ये तो कोई भी एडवाइस करता है ना, डॉक्टर कहते हैं कि लू में मत निकलो, एक्सपोज मत हो। मध्य प्रदेश के सागर में चाचा का शव ले जाती भतीजी का एम्बुलेंस से गिरने से मौत के मामले को लेकर विपक्षी सरकार पर हावी होते जा रहे हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदेश की मोहन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश जंगल राज की प्रकाष्ठा को पार कर चुका है। दलितों पर अत्याचार, आदिवासियों पर अन्याय, किसानों के साथ कुटाराघात, व्यापारी वर्ग के साथ लूटपाट, हत्याएं, बलात्कार और सत्तापक्ष के लोगों द्वारा घोटाले के मामले हर दिन प्रदेश को कलंकित कर रहे हैं। चूंकि मध्य प्रदेश अब जंगल राज हो गया है और मुख्यमंत्री जी जिस परिवार से मिले, उस परिवार जिसकी सबसे ज्यादा शिकायत करता है उनके को साथ ले जाके मिले। मतलब क्या है, आप किस तरह का प्रदेश बनाना चाहते हैं? अब आप गए तो आपने किया क्या? न आपने सरकारी जो औसत होती है वो मुआवजा या वो सहायता की पीड़ित परिवार की, एक बेटी की हत्या हुई, उसके भाई की हुई, उसके चाचा की हुई, और मां एक मात्र गवाह इस पूरे हत्याकांड में बची, उसकी सुरक्षा की परेशानी है। आखिर मुख्यमंत्री जी ने क्या किया उस परिवार का जाके, ये स्पष्ट नहीं हुआ। कांग्रेस को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेंट्रल वार रूम पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 में मतों की गिनती हेतु सभी लोकसभा क्षेत्रों में की जा रही तैयारियों एवं कार्यकर्ताओं को दिए जा रहे प्रतिशत का फीडबैक लिया और प्रत्याशियों एवं मतगणना में भाग लेने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सजगता के साथ कार्य करने हेतु निर्देश दिया है। पीने के पानी के लिए त्राहिमाम लोग कर रहे हैं कि पानी पिला दीजिए, बिजली है नहीं। और जो पानी और बिजली की जब बात करते हैं तो कोई जिम्मेदार सरकार का मुख्यमंत्री या मंत्री उसके ऊपर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है।
और जिस तरीके के माननीय जलदाय मंत्री जी ने कल बयान दिया है, ये बहुत ही खेद का विषय है कि इस प्रकार से उस जनता की पीड़ा को उन्होंने किस प्रकार मजाक में उड़ा दिया। मैं समझता हूं कि ये एक लोकप्रिय सरकार की निशानी नहीं। विश्व समुदाय की अपीलों और अमेरिकी दबाव को दरकिनार करते हुए इजराइल ने राफा में हमले को और तेज कर दिया है। इजरायली हवाई हमले में 45 लोगों की मौत के बाद एक बार फिर से पश्चिमी राफा में स्थित टेंट कैंप पर बड़ा हमला किया गया है। इजरायली सैनिकों की ओर से की गई बमबारी में 21 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 13 महिलाएं और बच्चियां शामिल हैं। राफा के इस इलाके में विस्थापित लोग टेंट में रहने को मजबूर हैं, लेकिन अब उसे भी निशाना बनाया जाने लगा है। दूसरी तरफ राफा में इजरायली हमले को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई है। दूसरी तरफ फिलिस्तीन को अलग देश का दर्जा देने के मुद्दे पर यूरोप में दो फाड़ हो गई हैं। स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने औपचारिक तौर पर फिलिस्तीन को अलग देश के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया है। वहीं फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे देशों ने अभी तक इस पर आधिकारिक फैसला नहीं किया है। अमेरिका ने राफा में इजराइल के हवाई हमले में बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की घटना की निंदा की। हालांकि साथ ही ये भी कहा है कि वो इजराइल की कार्रवाइयों को लेकर नीतियों में कोई बदलाव नहीं करेगा। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ने कहा है कि इजराइल ने भविष्य में हथियारों को पाने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से निर्धारित दायरे को पार नहीं किया है और अमेरिका को ऐसा लगता है कि वो शहर में व्यापक पैमाने में जमीनी आक्रमण नहीं करेगा। गाजा में जारी भीषण लड़ाई का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से भेजी जा रही राहत सामग्री काफी कम साबित हो रही है। सशस्त्र संघर्ष की वजह से रसद की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई है। यूएन का कहना है कि गाजा में रोजाना 500 ट्रक मानवीय मदद की जरूरत है, जबकि तकरीबन 170 ट्रक ही पहुंच पा रहे हैं। ये नाकाफी साबित हो रहा है। ऐसे में मानवीय त्रासदी और भी भयानक रूप ले सकती है। इजराइल के हमले के बाद से गाजा पट्टी कब्रिस्तान सा नजर आने लगा है। अभी तक इस सशस्त्र टकराव में 36,096 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ 81,136 लोग घायल हैं। इनमें से कई गंभीर रूप से जख्मी हैं तो कई अस्थायी दिव्यांगता के शिकार हो गए हैं। हिंदी समाचार यही समाप्त होता है। मुझे नहीं इजाजत। बाकी खबरों के लिए अपने रहें सियासत टीवी के साथ।